जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज रोजाना जो रिवीजन चलता है, कुमार गौरव सर की फूल पत्ते वाली क्लास का आपका रिवीजन कराया जाता है और एक दिन बाद उसका रिवीजन कराया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम रिवीजन करने वाले हैं, वो है हमारा 18 सितंबर का, क्योंकि हम एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो आज 18 सितंबर का रिवीजन है। इस मंडे को हम कवर कर लेंगे और फिर हम कंटिन्यू जैसे पहले चलते थे वैसे ही हमारी क्लासेस अवेलेबल बनी रहेंगी। और थोड़ा हेल्थ इशू के चक्कर में मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया, 3-4 दिन से लगातार ड्रिप लग रही थी, तो इसलिए ये नहीं हो पाया, इसलिए पीछे छूट गया। तो आप लोग परेशान ना हो, कराया सब जाएगा, छोड़ा एक भी दिन का नहीं जाएगा। ये नहीं कि आज 18 की स्किप कर दें सीधे 19 की करा दें, वो बिल्कुल नहीं होगा। पूरा रिवीजन आपका होगा। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन होगा पूरा। कंटिन्यूटी के लिए ही जाना जाता है हमारा चैनल, है छोटा, एक दिन बड़ा भी होगा आप लोगों के सहयोग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास में जाने से पहले आप ये क्यूआर दिया है, जिन भाइयों को प्रॉब्लम होती थी ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाती है डेली के डेली। तो आपको नोट्स बनाने का झंझट खत्म है, आप आराम से इस क्लास को देखें, उसके बाद उस पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज की क्लास में। आज है तो ये हम आज 18 सितंबर का रिवीजन करेंगे। हाल ही में बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 38वां स्थान मिला है। किसमें? तो आपको याद रखना है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को आपका 38वां स्थान मिला है। क्लियर है? इसे जारी कौन करता है? तो वो याद रखना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे WIPO कहते हैं, ये इस रैंक को जारी करता है। ठीक है, बात करें इस पे टॉप पर कौन आया है, तो स्विट्जरलैंड इस पे टॉप पे रहा है और अंतिम स्थान पे इसमें नाइजर रहा है, जिसका 139वां स्थान है। तो ये दो आपको और याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप पर कौन रहा, तो आप जवाब देंगे कि स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे रहा है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें अंतिम कौन रहा, तो अंतिम आपका नाइजर रहा है, जिसकी रैंक 139वीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ज्ञान और तकनीकी उत्पाद में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें 22वीं रैंक है। इसी में एक और रैंक जारी की गई थी ज्ञान और तकनीकी उत्पाद की, जिसमें रैंकिंग भारत को 22वीं मिली है। HDI में भारत की रैंक आपसे पूछ ले तो 130वीं भारत की रैंक है HDI में। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर रैंक पूछे तो 131वीं रैंक है। तो आपका जवाब होगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। क्लियर? अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये मॉरिशस के साथ भारत ने हिंद महासागर के जो मॉरिशस देश है उसके साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है। बात करें मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर नवीन रामगुलाम वर्तमान में मॉरिशस के PM हैं। मॉरिशस की कैपिटल की बात करें तो वो आकी पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है। वहीं हाल ही में कोटपा अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। आगे आपसे बात करें किस देश की माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि इटली की ये माउंट एटना ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका मुख्यालय है आपका जमैका में। भारत के पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से जो लाइसेंस मिला है, इस प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो जमैका में है। किस प्राधिकरण का? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, इसका मुख्यालय आपका जमैका में है। क्लियर है? आगे बात करें, एनालेना वेयरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किससे है? तो ये जर्मनी से संबंधित हैं। एनालेना वेयरबॉक जर्मनी की हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बात करें आपसे खीर भवानी मेले के आयोजन की, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये तुम्हारा कच्छ में स्थित है। कच्छ यानी गुजरात में आपका ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की गई है। आगे इसमें आपसे बात करें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पे है। आज की जितनी स्लाइड है उसमें जो रैंक है वो आप याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण आज रैंक सारी की सारी कवर कराई रखी हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक हमारी 10वीं है। अगले प्रश्न पे चलें। हाल ही में नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कौन सा? ये नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, ये संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, ये आपको याद रखना। और इसने हाल ही में एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। बात करें आपसे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की, तो ली जे म्यांग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। वहीं आईपीएल के 18वें संस्करण का विजेता कौन बना है? आरसीबी इसका विजेता बना है और उप विजेता इसका पंजाब बना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पंजाब को हरा के आरसीबी ने 18वें संस्करण का, जो आईपीएल का 18वां संस्करण है, उसका विजेता बन गया है। 11वें ब्रिक्स मंच का आयोजन की अगर हम बात करें तो वो ब्राजील में हुआ है, 11वें ब्रिक्स मंच का आयोजन, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं सी कार्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा कोयला मंत्रालय ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्लियर है? अगले पे चलें। किस राज्य के मोरेन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है? तो ये असम सरकार ने, जो असम है, असम राज्य ने मोरेन समुदाय जो है उनका, वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये तुम्हारा चेनाब नदी पे बना है, जो चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज बन चुका है। इसकी ऊंचाई की आपसे अगर हम बात करें तो 359 मीटर तो ये ऊंचा है, और इसकी लंबाई की आपसे बात करें तो 1315 मीटर ये लंबा है, और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जो बना है चेनाब नदी पे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगले की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार कहाँ स्थित हैं? तो ये आपकी राजस्थान में स्थित हैं, जो राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल हुई हैं। नवीनतम इनका नाम है, एक का नाम है आपका खींचन, ये भी याद रखना, और एक है मेनार। आपको राज्य ने पूछ के ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल राजस्थान की नवीनतम जगह के नाम बताओ, तो आप आंसर देंगे एक है खींचन और दूसरा है आपका मेनार। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन आपका भारत में होगा। दूसरी चीज,
इस पुल की जो ये लंबाई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऊंचाई और लंबाई ये दोनों आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है, इन पे भी आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसकी शुरुआत इन्होंने मध्य प्रदेश से की है। किसकी शुरुआत की है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और कहाँ से की है? तो मध्य प्रदेश से। आपसे पूछ सकता है कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने की? तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। अगर कहाँ से की ये पूछ ले तो मध्य प्रदेश से की है। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो महेंद्र देव को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाले, आरबीआई से, ने नहीं होगा यहाँ, ये थोड़ा करेक्शन, आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ये आपकी फ्लिपकार्ट पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है जिसने आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। क्लियर है? किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त की है? तो ये ऐसा बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश ने अपने करेंसी नोटों से राष्ट्रपिता के चित्र को हटा दिया है और उनके राष्ट्रपिता की उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, इसको आप याद रखना। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ है? तो इसका फाइनल आपका कहाँ हुआ है? इसका फाइनल हुआ है आपका बेंगलुरु में। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल आपका कहाँ हुआ है? तो आप याद रखेंगे कि इसका फाइनल आपका बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा, इसमें विजेता कौन बना है? तो विजेता इसमें सेंट्रल जोन इसमें विजेता बना है। और इसमें अगर उप विजेता की बात करें तो साउथ जोन इसका उप विजेता रहा है और सेंट्रल जोन इसका विजेता रहा है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये संबंध इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का आगाज हुआ था और ये टेस्ट सीरीज थी जिसमें ये ड्रॉ रही है, इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। बात करें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तुम्हारा राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ हुआ है। वहीं आपसे एसडीजी में भारत की रैंक अगर पूछ ले तो 99वीं रैंक है भारत की एसडीजी में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगले प्रश्न की आपसे बात करें, अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये क्लियर है? तो चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन हैं? तो ये रवि के मिश्रा इस पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। वही संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 प्रारंभ होगा। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ उत्पादन करेंगे? तो ये हैदराबाद में इसका उत्पादन करेंगे। कौन कौन? फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल, ये दोनों फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन हैदराबाद में करने वाले हैं। वही किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें डेविड बेकहैम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? तो ये तुम्हारा आसाम में स्थित है, जो नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा है, जिसका नाम है दाओजली हैंडिंग। और ये स्थित कहाँ है? तो ये आपका आसाम में स्थित है। अगले की बात करें, हाल ही में समरकंद में पुरुष वर्ग का
2025 फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है? तो इसमें अनीस गिरी ने ये खिताब जीत लिया है पुरुष वर्ग का। ठीक है, आयोजन आयोजन हुआ था समरकंद। ठीक है, और पुरुष वर्ग का जो 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब जीता है वो आपका जीता है अनीश गिरी ने। वहीं आपसे अगर महिला विजेता पूछे तो इसमें वैशाली रमेश बाबू आपकी महिला विजेता बनी है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है आपको। अब बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन आपका समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। आगे बात करें फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन कार्लोस अलकराज इसके विजेता बने हैं मेल में। और महिला विजेता अगर आपसे पूछ ले तो कोको गॉफ जो यूएसए की हैं वो फ्रेंच ओपन की महिला विजेता बनी है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? तो आप याद रखेंगे कार्लोस अलकराज। और महिला विजेता तो वो बनी है कोको गॉफ जो यूएसए की रहने वाली हैं। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें टी रविशंकर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग में। ठीक है, तो आपसे पूछे कि 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो आपका जवाब होगा अंशकालिक सदस्य टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। क्लियर है यहां तक? आज के लास्ट प्रश्न पे चलें। हाल ही में अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बू करंगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये अम्बू करंगल कार्यक्रम तमिलनाडु ने शुरू किया है। किस उद्देश्य से किया है? तो उद्देश्य क्या है इसका कि किस उद्देश्य से किया है? तो अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए किया है। इसका उद्देश्य रहा है अनाथ बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए, और नाम रखा है अम्बू करंगल कार्यक्रम। तो अम्बू करंगल कार्यक्रम तमिलनाडु ने शुरुआत की है, और किसके लिए की है? तो अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, इसमें सहायता राशि की जो बात कही गई है वो 2000 रुपये प्रतिमाह अनाथ बच्चों को शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। ये सहायता राशि इसमें रखी गई है। आगे बात करें, भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये तुम्हारा जोधपुर में भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो प्रारंभ होगा। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया गया है। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जो हमारा सितंबर महीना चल रहा है इसकी पूरे की वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर में प्रिंट करा के तैयार करा रहा हूँ। ठीक है, पूरी वन लाइनर करंट, यानी एक दिन के 10 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 10 के 10 क्वेश्चन, मैं प्रिंट नहीं कह सकते, सॉरी, टाइप करा के, ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है, टाइपिंग करा के इसे मैं रखवा रहा हूँ और खुद से बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर इसे बताएं कैसा क्या रहेगा। मैं समझ रहा हूँ कि इसको रखें और एक बहुत ही कम प्राइस में रखा जाएगा, जो आप लोग कहेंगे उस प्राइस में इसको रखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट, मतलब पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक का टोटल प्रश्न इसमें वन लाइनर फॉर्म में मिलेगा और टाइपिंग फॉर्मेट में है। ये मैं लिख के नहीं बना रहा, टाइपिंग से बना रहा हूँ, क्योंकि आप अगर पीडीएफ निकलवाएं तो वो बहुत अच्छा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकें। ज़्यादा पेज रखे नहीं है, एक पेज पे 10 क्वेश्चन रखें तो कुल मिला के 30 पेज आपके हो जाएंगे, जिन्हें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी रिवीजन आप अपना पिछला कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और उसका रिवीजन भी मैं 2 पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, ये नहीं है कि केवल मैं बेचने के लिए रखूँ, ज़्यादा मैं प्राइस रखता भी नहीं। रिवीजन भी उसका 2 पार्ट में करा दूंगा, 1 से 15 सितंबर का एक बार में करा दूंगा, और बाद में 15 से जो आगे का 30 या 31 रहेगा वो मैं दूसरे पार्ट में करा दूंगा। तो ये कराऊंगा जब महीना ख़त्म हो जाएगा उस तब। ठीक है, और ये तैयार करा रहा हूँ, कल मैं आपको एक इसका फॉर्मेट लगा के दिखा भी दूंगा। ठीक है, जो मैंने एक पीपीटी तैयार करी है A4 साइज की, वो कल मैं इसमें लगा के आपको दिखा दूंगा। बाकी एक सूचना तो मैं काफ़ी बार आपको दे ही चुका हूँ, जो सर की 18 जुलाई वाली क्लास है,
ठीक है, जो उनने पिछले 6 महीने की 18 जुलाई को क्लास ली थी, उसकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए 9536761997 ये नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वो वहाँ से इसकी सूचना और पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक है। क्लास बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से समझाई है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। और कल से मैं यही करूँगा कि 15 से 20 मिनट की तो क्लास होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको सिर्फ पढ़ के बताने से नहीं होगा, उस क्वेश्चन को कराना, फिर उस क्वेश्चन से और क्या बन सकता है वो बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्लास थोड़ी आपकी लंबी हुई है। इसी के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।